हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक ऐसे मुद्दे पर कुछ ऐसी शब्दावलियों पर जो किसी के भी साक्षात्कार में चार चांद लगा देते हैं। और मैं उन शब्दावलियों में सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली गुड गवर्नेंस की चर्चा कर रहा हूँ। इसके साथ बहुत सारे अन्य मुद्दे लेंगे इससे जुड़े हुए चीज़, जैसे ई गवर्नेंस वर्सेस गुड गवर्नेंस, एनपीएम, एनपीए, जो और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो कि किसी के भी साक्षात्कार में उन शब्दावलियों का भी अगर प्रयोग होता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। स्पेशली आरएस के साक्षात्कार में असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एबीएसटी, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस के भी बहुत सारे सब्जेक्टों में भी इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अभी पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है उसमें एक बड़ा फीडबैक ये आ रहा है कि उनसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो दोस्तों बहुत लंबा है, लगभग मैं नेट वालों का 350 से 400 घंटे हैं, यूपीएससी वालों का भी 400 घंटे हैं, अगर आरएस का भी कोर्स देखे तो बहुत बड़ा है। कुल मिला के वो पूरा डिस्कस नहीं हो सकता। तो मैंने एक प्लान किया है कि कुछ ऐसी शब्दावलियाँ, कुछ ऐसे कंसेप्ट मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूं इस यूट्यूब के माध्यम से, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिले। मैं ये तो दावा नहीं कर रहा हूं कि आपको उसके माध्यम से कोई सीधे सारी चीज़ें केवल उसी पे आप डिपेंड रहो। बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ी और उसके लिए मैं मेरी बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, इंग्लिश मीडियम की है, एथिक्स वाले में भी सेकेंड ARC की जो बातें लिखी हुई है वो पढ़िए। और भी बहुत सारी बुक्स आप पढ़ना चाहिए आपको। देखिए दोस्तों, एक तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, आप असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कम से कम कैप्सूल लेना तो बंद करना चाहिए आपको। आप कितना बड़ा लक्ष्य लिया, विराट लक्ष्य के लिए विराट मेहनत तो होनी चाहिए और विराट फिर हृदय भी हो और उसी तरह से आपकी शब्दावलियाँ उतनी स्ट्रोंग हो। देखिए, इंटरव्यू के भीतर केवल आप क्या आंसर दे रहे हैं यही महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके पीछे आप क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए बहुत अच्छी शब्दावलियों का प्रयोग आपकी भाषा में आता है। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के आरएस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एबीएसटी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, इवन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ। तो वो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। और अच्छी शब्दावलियाँ तभी आ पाएगी जब आपको उन शब्दावलियों का पता हो और धीरे धीरे आप उनको प्रयोग करें। जैसे गुड गवर्नेंस हुआ, टेपे मैनेजमेंट हुआ, स्मार्ट गवर्नेंस हुआ, डिजिटल गवर्नेंस हुआ, इसी तरह से फिर आप और बहुत सारे जैसे रोल बैक स्टेट हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट हुआ, कैटालिस्ट गवर्नमेंट हुआ, एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट हुआ, इसी तरह से प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के साथ साथ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ऐसे बहुत अच्छी शब्दावलियों का प्रयोग आप करते हैं। मैं सिर्फ वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मैं कुछ शब्दावलियाँ, विशेषकर मैं लोक प्रशासन से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियों पर डिस्कस करूँगा और वो क्वेश्चन जो जनरली इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं उन पे भी आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मैंने कुछ चीज़ों को लिया है और मैं जल्दी उनके बारे में बताता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको सूचित कर देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी, जो मेरा साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा है उससे तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मुझसे व्यक्तिगत समय चाहते हैं। आप देखिए, इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ना आपकी अपनी इच्छा और सुविधा हो सकती है। मैं उस पे कोई भी सही और गलत की बात नहीं कहूँगा। और वो चूंकि एक संस्था से जुड़ करके कई लोगों को जोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर ही उस पे एक आर्थिक भार भी आता है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी वो भी है जो मुझसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं और मैं उन्हें समय नहीं दे पाऊँ, है ना। तो ये भी मुझे लगता है कि मेरी एक नैतिक विफलता है। तो मैं निश्चित तौर पर ही, अगर आप कहीं मेरे यहाँ एडमिशन नहीं लेते हो और कहीं भी नहीं लेते हो या कहीं लेते हो उससे कोई नहीं, लेकिन अगर मेरा समय आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझसे आपको 5-10 मिनट की बातचीत से फ़ायदा हो सकता है, तो निश्चित ही कोशिश पूरी होगी। लेकिन अब चूँकि आप लोग राजस्थान विश्वविद्यालय के भीतर मेरे से समय कभी भी फ़ोन कर देते, मैं नहीं दे पाता हूँ। तो अब मैं थोड़ा उसका एक सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ कि मैं आपसे एक निश्चित दिन
वहाँ मिलूँ, लेकिन उसकी जानकारी मैं लास्ट में दूंगा। तो कैसे मिलेंगे, कैसे एक सिस्टम रखेंगे ताकि आपका और मेरा दोनों को ही अव्यवस्था ना हो और आपको भी फायदा और मेरी भी जो दिनचर्या है वो अव्यवस्थित ना हो। तो मैं अब आ जाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें लिखी है क्योंकि इस पे मैं बहुत प्रशासनिक शब्दावली पे, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने लिखी है। देखिए, आपसे पूछा जाए कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, तो हिंदी में हम सुशासन कहते हैं, इसे रामराज्य भी कहते हैं पुराना, अगर भारत के उस संदर्भ में देखें तो क्या कहा जाए, तो थोड़ा मैं खोलता हूँ, बाद में शब्दों में पिरोए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो गुड शब्द है वो गोड शब्द से बना है और जो गवर्नेंस शब्द है वो गवर्नमेंट शब्द से बना है। मैं लिखूंगा कम, है ना, तो आप समझिए। और आरएस मुख्य परीक्षा वाले तो भी इसको देखिए क्योंकि उनके तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत काम की चीज़ है। तो गुड शब्द गोड जो शब्द है वो पाश्चात्य दर्शन में गुड का जो सुपीरियर रूप है वो गोड है, और जो गुड क्या है वो नैतिकता। तो नैतिकता की जो सर्वोच्च स्थिति है वो गोड है। और गवर्नेंस क्या है, जो गवर्नमेंट शब्द से बना है। तो गवर्नमेंट तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, और जो गवर्नेंस होती है उस स्ट्रक्चर के साथ साथ जब प्रोसीजरल और बिहेवियरल रिफॉर्म भी हो, मतलब वो भी पुट आए, केवल संरचना की बात नहीं हो, उसकी प्रक्रिया और व्यवहार की भी बात हो, तो वो गवर्नेंस, ये जो शब्द है ना ऐसे गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का ये है। तो गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो जिसको हम क्या बेस्ट से बेस्ट हो, मतलब एक आइडियल जो मैकेनिज्म है किसी शासन व्यवस्था का, वो गुड गवर्नेंस हम शब्दावलियों की दृष्टि से कहते हैं। 1989 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी राज्य से शासन की ओर, और 1993 में फिर एक और रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, वो रिपोर्ट थी डेवलपमेंट टू गवर्नेंस। तो ये दो जो रिपोर्ट थी उसके पश्चात गुड गवर्नेंस की संकल्पना चली, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये जो संस्थाएं हैं, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो फंड देता था उसके साथ कुछ कंडीशन लगाता था कि आप अपने प्रशासन में ऐसे सुधार करो। तो धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी चल पड़ी है। बाद में UNDP ने भी कहा, भारत में भी एक 1997 में एक सम्मेलन हुआ था चीफ सेक्रेटरीज का, फिर मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, वहाँ से एक स्मार्ट गवर्नेंस शब्द निकला। तो धीरे धीरे एक प्रचलन में आ गया गुड गवर्नेंस। तो आज के संदर्भ में गुड गवर्नेंस क्या है? आज के संदर्भ में गुड गवर्नेंस किसी भी राष्ट्र की, राज्य की शासन व्यवस्था की एक आदर्श स्थिति है। अब उस आदर्श स्थिति में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उस शासन व्यवस्था में क्या क्या चीज हो, तो इसका पहला जवाब है ये सब्जेक्टिव है। मतलब जैसे अमेरिका की शासन व्यवस्था में और भारत की शासन व्यवस्था में कई चीज़ें सेम हो सकती है, लेकिन कई चीज़ें वो बहुत हाइट पे पहुंच गई, तो उनके लिए जो आदर्श का जो सीमा है वो ऊपर हो गया। फॉर एग्जांपल केरल की व्यवस्था और बिहार का, अगर हम बिहार या उड़ीसा की शासन व्यवस्था लें तो केरल का गुड गवर्नेंस के नॉर्म्स अलग होंगे और बिहार के गुड गवर्नेंस के नॉर्म्स अलग होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे नॉर्म्स है जो सभी के लिए समान होते हैं। वो कौन से हैं? तो वो कुछ शब्द है जो आपकी शब्दावलियों में भी आने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? तो गुड गवर्नेंस में कौन कौन से महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो आने चाहिए? तो आप नंबर 1 बताइए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन का मतलब भी इसको भी हम थोड़ा, चूंकि इतना समय नहीं है तो मैं थोड़ा शॉर्ट ही करता हूँ। तो पीपल पार्टिसिपेशन हो। दूसरी ट्रांसपेरेंसी बताओ आप। तीसरा है रेस्पॉन्सिवनेस, इसको बोलते हैं अनुक्रिया। प्रशासन को क्या होना चाहिए? अनुक्रियाशील, ट्रांसपेरेंट हो, रेस्पॉन्सिव हो। कैसे हो? 3E में 3E होता है दोस्तों। एक E होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मितव्ययता, मतलब वो कम खर्चीला होना चाहिए शासन व्यवस्था। दूसरा E का मतलब होता है एफिशिएंसी, और तीसरा E का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी, आपसे पूछे एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो ही प्राप्त होना। तो गुड गवर्नेंस के क्या क्या उस शासन में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? भागीदारी हो, पारदर्शिता हो, अनुक्रियाशील हो, मितव्ययता, दक्षता, प्रभावशीलता हो, जवाबदेहिता हो, इक्विटी बेस्ड हो, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था हो जो
अमीरी गरीबी का अंतर कम करते हुए जो जिसको हम कहते हैं ना अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को सबसे पहले लेना, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हो आप अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हो इसे। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है विकास में सबकी भागीदारी हो, प्रशासन में भी सबकी सहभागिता हो, इसी तरह से डेमोक्रेसी हो उसमें। और कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ डेमोक्रेसी चुनाव तक ही नहीं हो, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी हो, और जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हो। और रूल ऑफ लॉ हो, ये डाइसी का कंसेप्ट है, लेकिन इसे भी आप समझिए। मॉडर्नाइजेशन हो मतलब उसके भीतर जितने भी ई गवर्नेंस और दूसरे तरह के जो रिफॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, वो भी होने चाहिए। और इसी तरह से विकेंद्रीकृत हो, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस हो, मतलब आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार मैनेजमेंट, जो रेजिस्टेंस है चेंज का, बदलाव का जो प्रतिरोध होता है, उसको मैनेज करते हुए एक सिस्टेमेटिक ढंग से व्यवस्था के अनुरूप उसमें बदलाव होने की प्रक्रिया भी हो। तो आपसे कोई पूछे कि गुड गवर्नेंस क्या है, तो आप बताइए कि शासन की एक आदर्श व्यवस्था है जो हर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन उसके कुछ सार्वभौमिक विशेषताएं हैं जो एक्सेप्ट हो चुकी है, जिसके भीतर महत्वपूर्ण विशेषता है भागीदारी, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, उत्तरदायित्व, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र, कानून का या विधि का शासन, सचेतना, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, इक्विटी, समता हो, इसी तरह से परिवर्तन का प्रबंधन हो, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण हो। ये सारी विशेषताएं जब बता दोगे, और भी 2-4 आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये कम से कम कंपलसरी सी है जो आपको गुड गवर्नेंस के भीतर बताना चाहिए। तो वो शॉर्ट, इसे मैं गुड गवर्नेंस के टॉपिक को लेता हूँ आराम से 1.5-2 घंटे, लेकिन शॉर्ट क्या कर सकते हैं जो आपके साक्षात्कार में मदद कर सकता है। इसी तरह से फिर आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़रूर पूछते हैं कि आप अगर गुड गवर्नेंस से संबंधित कोई चीज़ आप बता रहे हैं, तो आप विद्यार्थियों को सजेस्ट क्या करेंगे, कहाँ से पढ़े, या आपने ये मैटर कहाँ से पढ़ा है। तो मैं 2 संदर्भ दे रहा हूँ, आर.वी. जैन की बुक है, ये जरूर देखिए, गुड गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आप संदर्भ सबसे पॉपुलर तो यही है। और दूसरा एक और है, द्विवेदी एंड मिश्रा, इनका एक आर्टिकल है, एक गुड गवर्नेंस मॉडल फॉर इंडिया। ये 2 संदर्भ आप देंगे तो निश्चित तौर पर जो इंटरव्यू लेने वाला बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि वो लिटरेचर देखता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, सिर्फ बता नहीं कि नोट्सों से देखा या मेरा वीडियो देख के आपने लगा दिया छक्का, ऐसा नहीं है। सोर्स जरूर पूछता है हमेशा। इसी तरह से फिर जो चर्चा होती है कि आपसे पूछे कि भारत में गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या एफर्ट्स हुए, तो आप जितनी भी कमेटियां हुई है, जैसे ए.डी. गोरवाला कमेटी, संतानम कमेटी, एप्पलबी कमेटी, फिर उसके बाद जो कमेटियां फर्स्ट ARC, सेकंड ARC, इन सब का जिक्र करो कि ये सब लगातार प्रयास के संदर्भ में किया गया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे O&M, ये गवर्नेंस में O&M, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड बोलते हैं इसको। थोड़ा और नहीं तो गूगल के पास जाके इनको थोड़ा सा डिटेल से देखो, मैं तो थोड़ा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह से जैसे प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के जो अलग अलग प्रयास हुए हैं, डिजिटल गवर्नेंस के जो प्रयास हुए हैं, वो सारी चीज़ें, RTI को आप इसमें डाल सकते हो, सोशल ऑडिट को आप इसमें बताइए कि कैसे भारत के अंदर गुड गवर्नेंस के प्रयास हुए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, 73वां संविधान संशोधन को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे गुड गवर्नेंस के प्रयास है। इसी तरह से राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि आप बताइए राजस्थान में गुड गवर्नेंस के संदर्भ में क्या एफर्ट्स, कोई एग्जांपल, तो 2 कानून या RS के सिलेबस में भी है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बता सकते हैं। एक है पब्लिक लोक सेवा गारंटी कानून 2011 का, जिसमें लगभग 1 से 45 दिन, मतलब 45 दिन के भीतर सेवाओं के अलग अलग विभाग है, उसके भीतर डिटेल्स आप जा करके नेट पे देख लो। और एक जन सुनवाई कानून 2012 का संदर्भ आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिर बहुत सारे क्वेश्चन और आते हैं दोस्तों, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो गुड गवर्नेंस है उसके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं भारत में। तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाल फीता सही बताओ, आप बताइए कि जो नौकरशाही की यथास्थितिवादिता है, आप नेक्सस बता सकते हो, राजनीतिक और प्रशासनिक और व्यापारिक कॉरपोरेट का जो एक नेक्सस हुआ है उसको बता सकते हो। बहुत सारे जो डिजिटल
ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसको बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है, करप्शन को आप बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप बता सकते हो कि भारत में बेरोजगारी और विशेषकर जो कमज़ोर ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको आपको ज़रूर बताना चाहिए आप इसमें। तो ये सारे संदर्भों को आप इसमें दे सकते हैं। तो मैंने सॉर्ट किया है, डिटेल जाके मेरी बुक्स में देख लो आप इसे, और भी डिटेल्स देखते हो तो आरबी जैन की बुक्स देख लो। लेकिन आपको गुड गवर्नेंस पे एक कमांड और ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने बोली है वो आपकी भाषा के भीतर आनी चाहिए। इसी तरह से चूंकि एक शब्द आ रहा है ई गवर्नेंस और एक शब्द आया स्मार्ट गवर्नेंस, तुरंत ही पूछ लेते हैं सवाल जब गुड गवर्नेंस का आता है, तो जस्ट इसके साथ चिपक के सवाल आता है कि स्मार्ट गवर्नेंस क्या है। तो देखिए स्मार्ट गवर्नेंस जो है ये वर्ड भारत में 1997 के भीतर मैंने आपको बताया था ना, चीफ सेक्रेटरीज के सम्मेलन में आया था। यहाँ एस का मतलब क्या है, ये जरूर, एस का मतलब होता है सिंपल, एम का मतलब क्या है, मोरल, मोरल मतलब नैतिकता, इसी तरह से ए का मतलब क्या है, अकाउंटेबल, है ना। आर का मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव, कुछ जगह इसको रिलायबल भी कहा है। टी का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक तरह से ये 5 विशेषताओं से युक्त जो शासन व्यवस्था होती है उसे स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। आप कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस को एक अन्य रूप में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक संक्षिप्त रूप में स्मार्ट गवर्नेंस के तौर पर दिया है। ये गलती मत करना कि स्मार्ट मतलब कोई ऐसी गवर्नेंस जो होता है ना स्मार्ट, ऐसा नहीं, ये हर शब्द का एक मतलब है। इसी तरह से टेपे मैनेजमेंट होता है, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ए फॉर अकाउंटेबल, टेपे, पी फॉर पार्टिसिपेशन और ई फॉर इलेक्ट्रिक, है ना। इसी तरह से ये भी एक और भी कई शब्द है, लेकिन ये शब्द बहुत पॉपुलर है जो इंटरव्यू में पूछते हैं। ई गवर्नेंस के बारे में आपसे पूछे, आप बता सकते हो शासन व्यवस्था में, किसी भी शासन और प्रशासन व्यवस्था के भीतर जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिससे कि शासन में सुगमता हो, उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हो। ई गवर्नेंस से सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या आता है, तो आप बताएंगे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ई गवर्नेंस का सबसे जस्ट इफेक्ट यही पड़ता है। आप ई गवर्नेंस के मॉडल आपसे पूछे तो G2G में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसी तरह से G2C मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2B मतलब ये होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, और ये G2G दो कैसे, एक गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है G2E। इसी तरह से आपसे पूछे कि जो ई गवर्नेंस है वो ई गवर्नेंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे लाल फीताशाही इससे कम होती है, सबसे इम्पोर्टेंट रेड टेपिज्म कम होता है इससे। जो बहुत रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, कार्यों में होने वाली अनावश्यक देरी, और रेड टेपिज्म का जो सॉल्यूशन बताया हेनरी फ्योल ने, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जो गैंग प्लांक बताया कि अपने से 2 समान स्तर के कार्मिकों को सूचित करते हुए जो हॉरिजॉन्टली जोड़ा जाता है, गैंग प्लांक किसने, हेनरी फ्योल ने। अब फिर आप हेनरी फ्योल की बुक वगैरह भी पता होना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरा होता है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, लाल फीताशाही को कम करता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, और लीकेज को कम करता है, इंपॉर्टेंट लीकेज कम करता है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, क्योंकि आपका पेपर का प्रयोग कम होता है, तो पेपरलेस गवर्नमेंट को बढ़ाता है, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाता है। तो ये आप 5 चीज़ें आप बता सकते हैं इसके भीतर। और ये सारी चीज़ें चूंकि ई गवर्नेंस इज पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, अलग नहीं है, ये पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि गुड गवर्नेंस वर्सेज ई गवर्नेंस, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या ये दोनों पूरक है क्या, क्योंकि गुड गवर्नेंस है वो वेलफेयर स्टेट की भी बात करता है। तो इसके संदर्भ में यह है कि ई गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस का साधन है, लेकिन ज़्यादा ई गवर्नेंस करने से, मतलब आप ज़्यादा ई गवर्नेंस लेके आओगे तो वेलफेयर स्कीम्स प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में अगर बैलेंस होता है, मतलब ई गवर्नेंस अगर सिस्टमेटिक ढंग से होता है तो गुड गवर्नेंस का साधन है, अगर ई गवर्नेंस बिना सोचे समझे कर दिया गया तो फिर वो गुड गवर्नेंस में बाधक हो जाता है। इसलिए एक सिस्टमेटिक तौर पर इसे होना चाहिए। इस तरह से आपका आंसर दीजिए। चैलेंजेस क्या है ई गवर्नेंस के समक्ष, तो एक तो आप बताइए डिजिटल इलिटरेसी है ना, मतलब लिटरेसी की कमी है, ये आप बताइए कि
हमारी बहुत बड़ी आबादी है वो गरीबी भुखमरी के साथ साथ वो साक्षर भी नहीं है, उसे डिजिटल साक्षरता तो बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते। इसको तरह तरह से जोड़िए, इसे जो है ना योजना। और कुरुक्षेत्र में भी बहुत आर्टिकल आते हैं इसके संदर्भ में, आप इसे देखिए, मैंने भी लिखे हैं कई आर्टिकल इसके रिगार्डिंग। इसी तरह से दूसरा आप बता सकते हो वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये भी बड़ा चैलेंज है इसके सामने कि आपका ई गवर्नेंस, हमारा देश की भौगोलिक परिस्थिति इतनी विकट, इतना विस्तार है, उसके भीतर ग्रामीण क्षेत्रों तक ई गवर्नेंस का विस्तार करना, और ये बड़ा चैलेंज है। ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है फिर इस तरह का दक्ष, ये भी आप कह सकते हो। इसी तरह से ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में ई गवर्नेंस रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप एक बता सकते हो नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम चल रहा है 2006 से, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, वाईफाई चौपाल प्रोग्राम है, भारत नेट है, और ये डिटेल थोड़ा जाके नेट पे देखो, है ना। ओके, एक और चीज़ थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ फिर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप छोड़ के चले जाते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें और जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा एक शुद्ध एफर्ट्स ये है दोस्तों कि आपको मदद मिले। तो एक और संदर्भ जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एनपीए और एनपीएम। एनपीए का मतलब होता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीएम का मतलब होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और मैं ये चूँकि अपने आप में बहुत बड़े कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको खोल देता हूँ और इनकी शब्दावलियों को आप प्रयोग कर सके। इंटरव्यू में कई बार होता है ना कि टर्म्स थोड़ा सा मिल जाता है तो बहुत अच्छे से डिलीवर कर देते हो आप। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ न्यू का मतलब कोई नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। बेसिकली 60 के दशक के भीतर अमेरिका के भीतर एक वातावरण बना था, और उस वातावरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था हर्बर्ट साइमन का लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म या तार्किक प्रत्यक्षवाद से हुआ क्या मित्रों कि उससे प्रशासन रिजिड हो गया, मशीन की तरह, उसके भीतर इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। और धीरे धीरे जो वो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जो रिजिडिटी थी वो एक तरह से अमेरिका की जनता उकता गई, कई तरह की चैलेंज आए, बल्कि उस सारी व्यवस्था से जो है अमेरिका को कई जगह मुंह की खानी पड़ी। तो अमेरिका के समाज के भीतर उस समय उसके खिलाफ एक आवाज़ उठी, और उस आवाज़ में पहले एक हानि रिपोर्ट आती है, फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है, ये दोनों ही 1967 का पार्ट है। और फिलाडेल्फिया सम्मेलन एक बहुत डिटेल और मतलब उसके भीतर चर्चा हुई, और उसके बाद जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन फेल हो गया मित्रों। और उसके बाद एक युवा विद्वान था जिसका नाम था ड्वाइट वाल्डो। ये पूछा जाता है, ड्वाइट वाल्डो की एक आर्टिकल्स की सीरीज आई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, 1968 की बात है। ये सीरीज से प्रेरित होकर बहुत सारे युवाओं ने एक सम्मेलन किया फिलाडेल्फिया, अमेरिका का एक शहर का नाम है फिलाडेल्फिया, 1968 में। और उस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक कंसेंसस बनी, और उसको फिर फ्रैंक मेरिनी की एक पुस्तक में उसे पब्लिश किया गया जिसका नाम था टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, 1971 में पब्लिश होती है पुस्तक। और इस पुस्तक के भीतर जो विचार आए वो विचार ये थे कि वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे उतारा जा सकता है। संक्षिप्त बता रहा हूँ, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको संक्षिप्त में कैसे उतारा जा सकता है, इसको लेकर के फिर वो ये 4 लक्ष्य बताते हैं। एक है रेलेवेंस मतलब प्रासंगिकता, दूसरा है चेंज मतलब परिवर्तन, तीसरा है वैल्यू मतलब मूल्य, चौथा है इक्विटी। और ये 4 का मतलब आप देखिए कि एनपीए जो है लोक कल्याणकारी राज्य के अनुरूप प्रशासन की व्यवस्था देता है, जहां प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन इज एवरीवेयर, मतलब प्रशासन विस्तृत हो, और उस विस्तृत प्रशासन में कैसा होना चाहिए, वो प्रासंगिक होना चाहिए, वो मूल्योन्मुखी का मतलब होता है कि वो भावनाओं से युक्त हो, ऐसा नहीं कि मशीन की तरह हो। आपको याद करना लॉजिकल पॉजिटिविज्म के विरुद्ध था ये। वो परिवर्तन उन्मुख हो, मतलब परिवर्तन जैसी जरूरत हो उसके अनुसार बदलने वाला हो, और इसी तरह से वो क्या हो, इक्विटी मतलब वही समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को साथ लाना। अब आप देखना, आपसे कोई पूछे एनपीए वर्सेज गुड गवर्नेंस, तो एनपीए की सारी बातें गुड गवर्नेंस में थी,
परिवर्तन उन्मुखता भी थी, तो आप देखेंगे वैल्यू भी थी, इक्विटी भी थी। नहीं, ये सारी चीज़ें जो थी, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन भी इसके भीतर है, वो सारी चीज़ें एनपीए का भी पार्ट है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि 80 के दशक तक जाते जाते एनपीए आधारित व्यवस्था फेल होने लगी, और फिर ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर और अमेरिका में रोनाल्ड रीगन, इन्होंने कहा कि नहीं, रोल बैक स्टेट होना चाहिए। जो राज्य का विस्तार था उसको रोल बैक होना चाहिए। उसे रोल बैक का मतलब समझते, रोल को बैक करना, तो राज्य को सीमित करना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो रोल बैक करना। तो रोल बैक करना, आज के न्यूज़पेपर में भी है ये बात इसी तरह से कि राज्य की हस्तक्षेप को हटाया जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें करके, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जो मिन्नोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, उसमें यह तय हुआ कि हर 20 साल बाद में मिन्नोब्रुक सम्मेलन होगा। तो दूसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब हुआ? 20 साल मतलब 1988 में, और तीसरा मिन्नोब्रुक 2008 में। ये भी क्वेश्चन बनता है, तीनों मिन्नोब्रुक सम्मेलन का कंपैरिजन, जो और बाद में कभी देखेंगे। तो जो सेकंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई 1988 में, उन कॉन्फ्रेंस की जो डिटेल्स हैं वो डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर, नाम याद करना, डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर की पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, शासन की पुनर्खोज 1992 में पब्लिश होती है। और इस पुस्तक के 10 चैप्टर होते हैं। ध्यान देना, एक तरह से इंटरव्यू में ये बता दिया ना, ये वाली चीज, मतलब मैंने कई बार ये चीज बहुत, एक तरह से ये होता है कि इसके बाद आप बहुत सीरियस स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाते हो। तो जो 10 चैप्टर है, ये 10 जो ये लिखा है मैंने, ये केवल 10 नाम नहीं है, 10 चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम, तो ये 10 चैप्टर 10 विशेषताएं हैं, और वही एनपीएम है सामूहिक तौर पर। डिटेल में तो बहुत सारी, लेकिन एनपीएम क्या है, एनपीएम क्या है, तो ये 10 चैप्टर। 1 मिनट मैं आपको 10 सेकंड लूंगा। ओके, तो ये 10 विशेषताओं को आप जरूर देखिएगा। और 10 विशेषताएं कौन कौन सी है? नंबर 1 की सरकार कैसी हो? कैटालिस्ट सरकार हो, उत्प्रेरक सरकार हो। सरकार कैसी हो? कम्युनिटी ओवर्ड सरकार हो, रिजल्ट ड्राइवन सरकार हो, मिशन ड्राइवन सरकार हो, डिसेंट्रलाइज्ड सरकार हो, कंज्यूमर ड्राइवन सरकार हो, एंटीसिपेटरी मतलब पूर्वानुमान लगाने वाली सरकार हो, और एंटरप्राइजिंग मतलब उद्यमी की तरह सोचे, केवल सेवा ऐसे नहीं कि फ्री में दे, वो सेवाओं के बदले शुल्क भी ले। मार्केट ओरिएंटेड सरकार हो, मतलब मार्केट, जिस तरह से मार्केट में उपभोक्ता को, जो कस्टमर को, कंज्यूमर कैसे उसको व्यवहार किया जाता है, वैसे व्यवहार करने वाली सरकार हो। कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी सरकार हो। ये 10 नाम याद कर लो मित्रों, काम बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए ये चीज़ें तो मैंने आपको बताया, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, एनपीए, एनपीएम, इसकी बहुत सारी शब्दावलियाँ बताई। ये टर्मिनोलॉजी बड़ी, बार बार वीडियो को देख के इसको याद कर लेना, मदद ही नहीं करेगा, एब्सोल्यूट आपके इंटरव्यू को अलग कर देगा। अब जो 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो जो मेरे से आप मिल सकते हो वो, एक जो हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन करो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस दोनों के, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सभी सब्जेक्टों के चल रहे हैं, और उसके भीतर मुख्यतः देखिए इंटरव्यू प्रोग्राम का मतलब आपको लगता है ये मैं एक एक बच्चे के साथ बैठ के उठाना पड़ता है। इसमें एक 1-to-1 प्रोग्राम रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर में, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, एक बोर्ड टीचिंग का अलग रखते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स मॉडल है। इसी तरह से फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मीटिंग होती है, एक मॉक इंटरव्यू रखते हैं। आरएस का थोड़ा अलग है। आरएस में चूंकि इश्यूज है तो उनको हम जूम ऐप पे कलेक्टिवली डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज को डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से ओरिएंटेशन में बहुत सारे लोगों से हम मिलवाएंगे, जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे मिलवाएंगे। तो सीधी सी कहता हूँ कि ये सारा प्रोग्राम तो है ही, और लास्ट में फिर मैं बताऊंगा मेरे से कैसे मिल सकते हैं। तो इसमें एनरोलमेंट बिल्कुल सिंपल है। सीबी कैंपस ऐप है जिसपे बहुत सारे वीडियोज़ भी मैं डालता रहता हूँ, वो है, उसके माध्यम से उसमें फिर कोर्स बने हुए, आप कनेक्ट हो सकते हो। पेड है दोस्तों, क्योंकि किसी के साथ एसोसिएट होना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को उसमें ज्वाइन करना पड़ता है इसके भीतर। तो इसमें अगर डिटेल्स चाहते हो तो 7412902955 इन पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, कोई डिटेल। बाकी तो मैंने सारी चीज़ बताई दी है। मुझसे अगर आप संपर्क करो तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करना, मेरे नंबर है 9887898181।
ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं समय नहीं दे पाता हूँ, तो एक मैकेनिज्म किया है कि आप मेरे से मिल सकते हैं। मैं आपको जितना मैक्सिमम होगा पर्सनली भी गाइड करूंगा। लेकिन देखिए, एक इंटरव्यू प्रोग्राम एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है, उसमें उसकी अलग वो मैकेनिज्म फिर एक पूरी टीम मैनेज करती है अलग अलग। लेकिन आप 10 मिनट का समय, अगर आप वो भी कितने लोग होते हैं उसके हिसाब से, तो लोक प्रशासन विभाग राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने सोचा कि हर मंगलवार और शुक्रवार को 1:30 बजे, लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि आप ऐसे ही बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया, तो आपको पहले से हम जैसे 7-8 लोगों को, 10 लोग जितने भी संभव होंगे तो सुविधा अनुसार दे देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा समय दे देंगे किसी दिन। मैं सोच रहा हूँ कि वीक में 2 दिन जैसे